आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपके 2022 से 24 के बच्चों के लिए पेपर आपके S9, जिसमें आपको अभी हम गणित के शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर की महा मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जिसके अंतर्गत हम पेपर आपके S9 जो कि आपका गणित का शिक्षण शास्त्र है, इसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण थ्योरी है वो सारे थ्योरी इस महा मैराथन क्लास में अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और यह क्लास रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, क्योंकि समय नहीं है कि लाइव क्लासेस में आकर आप सभी लोगों को ज़्यादा समय दे पाऊँ, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेंगे, लेकिन बेहतर क्लास मिलेंगे। जिन बच्चों का गणित है पेपर S9 में, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बहुत जल्द आपका S2 पेपर का भी मिल जाएगा और आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगली जो है S2 पेपर में। और अभी हम जो है पेपर आपका S9 के A जो कि गणित का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर है, इसके महत्वपूर्ण सभी यूनिटों के थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे। तो चलते हैं और एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके जी हाँ। जी चलिए हम आते हैं और यहाँ पर एक एक चीजों को थ्योरी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ा तेजी चलूंगा, आप मेरी बातों को समझिएगा। एक एक टर्म को समझाते हुए चलेंगे, दिक्कत नहीं होगी। गेसिंग क्वेश्चन भी इसके करा दिए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये आपका पेपर है वो आपका S9 है, S9 का 1 है, समझ गए, जिसमें आप सभी लोगों का गणित का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में जानना है। और इसके हम इकाई 1 की बात करेंगे। इसमें भी आपको जो है इकाई जो है 4 तक पढ़ना है, तो एक एक इकाइयों को हम बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इकाई 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के ऊपर बात करना है। यानी कि जो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर, हम सभी लोग जानते हैं कि आपका होता है प्राथमिक स्तर और एक होता है आपका उच्च प्राथमिक स्तर जो कि क्लास आपका 6 to 8 होता है। ये आपका क्या होता है, क्लास जो है 6 to 8 होता है, इसका मतलब उच्च प्राथमिक स्तर। तो वही बोला है कि जो आपका क्लास 6 to 8 के गणित का उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम प्राथमिक स्टेज की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों का जो भी पुस्तक होती है, जो भी चीजें होती है, वह उनके परिवेश से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके परिवेश के जुड़े हुए साथ ही साथ जो है थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है भावी जीवन से रिलेट कर सके, अपने दैनिक जीवन और परिवेश से रिलेट करके गणित को, गणितीयकरण को समझते हुए अपने दैनिक जीवन के प्रयोगों में उसका उपयोग कर सके। तो एक एक चीजों को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य क्या है। आखिर जो क्लास 6 to 8 तक के बच्चे हैं उनको गणित सीखने का उद्देश्य क्या है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों का गणितीयकरण करके उनकी क्षमताओं का विकास करना है। यानी पहले उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा, समझ गए ना, उच्च प्राथमिक स्तर तक के जो है गणितीयकरण करके उनको क्या करना है, उनके क्षमताओं का विकास करना है। लेकिन यहाँ पर जो पहला बिंदु आ गया है आपका कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है गणितीयकरण करके उनकी क्षमताओं का विकास करना है। ये गणितीयकरण कहने का मतलब होता है कि गणित की जानकारी, समझ गए ना, गणित की जानकारी या गणित के बारे में ज्ञान प्राप्त करना एवं दैनिक जीवन में प्रयोग करना। यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, वही आपका गणितीयकरण कहलाता है। वहीं पर हम दूसरे बिंदु की बात कर ले तो बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके,
तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। यानी कहने का मतलब है कि जो ये बच्चे गणित सीखेंगे, तो गणित क्या होता है? गणित एक आपका जो है तार्किक विषय होता है, जिसमें हम लोग जो है खूब ज्यादा सोच समझ विकसित करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। तो क्या करेंगे कि जब बच्चे गणित सीखेंगे तो बच्चे के साधनों विकसित करना, ताकि वह गणित ढंग से सोच सके, सीख सके, तर्क कर सके और मान्यताओं के जो तार्किक परिणाम निकल सके, उसको जो है हम लोग कहते हैं। समझ गए ना? ये आपका अमूर्त को समझ सके। अमूर्त कहने का मतलब क्या होता है बताइएगा? एक होता है आपका मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त कहने का मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने उपस्थित हो। अमूर्त यानी कि जो चीजें हमारे सामने उपस्थित नहीं हो, फिर भी हम उसके बारे में परिणाम या परिमाप जो है बता रहे हैं, वो हमारा गणितीयकरण कहलाता है। ये हमारा जो है उच्च प्राथमिक स्तर का गणितीय का उद्देश्य है। समझ गए ना? बाकी तो गणित का उद्देश्य जो है बहुत सारे हैं, जो मैं आपको और बता सकता हूं, जैसे कि बच्चों के तार्किक चिंतन को विकास करना, बच्चों के संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास करना, क्योंकि जब बच्चे गणित सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका जो सोचने समझने शक्ति होगा वो वृद्धि होगा। तो ये भी सब जो है उसका उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास करना, ये भी आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा, बच्चे जो है गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे आपस में बात कर सके, जिससे संप्रेषण हो सके। यानी बच्चे जो है गणित को आसानी विषय समझे, ना कि हार्ड विषय समझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके भ्रम और मिथक जो है गणित को लेकर है, जो बच्चे सोचते हैं कि मुझसे तो होगा नहीं, या मैं इसको नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको गणित को एक इजी वे में एक संप्रेषण विषय की तरह लेकर चलना है, जहां पर आप एक दूसरे से गणितीयकरण के माध्यम से आसानी पूर्वक गणित में टॉक कर सके, बातचीत कर सके, अपने भावों और विचारों को गणित के विधियों से अपने प्रकट करे। समझ गए? अगला है, बच्चे जो है गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाए। ये भी इसका उद्देश्य है कि बच्चे क्या करें कि गणित से भयभीत ना होकर उसका आनंद उठाने का काम करे। अगला है, बच्चे जो है महत्वपूर्ण गणित सीखे। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं के आगे भी बहुत कुछ है। यानी केवल सूत्र याद कर लेना या जोड़ घटाव बना लेना वह गणित नहीं होता है, बल्कि सूत्र के अलावा भी जो है गणित में बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप आगे जा सकते हैं, जिससे आपका सोच, तार्किक चिंतन, बौद्धिक क्षमता, आपका व्यवहार जो है बदलेगा। समझ गए ना? आप और बेहतर उद्देश्य में लिख सकते थे कि बच्चों के तार्किक सोच का विकास करना, बच्चों का बौद्धिक क्षमता का विकास करना, सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास करना, ये सभी जो है गणित का उद्देश्य है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका है, बच्चे जो है सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें जो है हल करें। यानी कि जो सार्थक समस्या हो, जो बेहतर आपका सार्थक हो, सही समस्या है, उसको उठाएं और उसको हल करें। ये भी आपका गणित का उद्देश्य है। समझ गए? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये सभी आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या है, उसकी व्याख्या करें, विवेचना करें, तो आप ये सारे पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। समझ गए? जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका है, बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या सत्यता को लेकर तर्क करने कर पाए। यानी कि बच्चे जो हो अमूर्त का प्रयोग करें। अमूर्त यानी कि ऐसी चीजें जो बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानते हो। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे सामने तो कोई चीज है नहीं, लेकिन हम उसको एक क्या करते हैं, अमूर्त चीज है, उसको हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तब जाकर बच्चों को समझाते हैं ना। वही बातें हो गई। अगला यहाँ पर आपका है, लाभ पद क्षमताओं का विकास, विश्लेषण, अंक ज्ञान से जुड़ी क्षमताओं का विकास, संख्यांकी संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत की समझ, ये सभी विकसित करना। यह आपके जो है क्या हो जाएगा, आपका उच्च प्राथमिक जो आपका स्तर है उस पर गणित का उद्देश्य हो जाएगा। समझ गए? जी हाँ। आइए और समझते हैं। और यहाँ पर बिंदु है कि बच्चे जो है गणित की मूल संरचना को समझे और अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि की मूल संरचना तथा दैनिक जीवन से इसका उपयोग कर सके। यानी कि ये भी उसका उद्देश्य है कि बालक जो है गणित के मूल संरचनाओं को समझे, बीज गणित, आपके रेखा गणित, त्रिकोणमिति, अंक गणित आदि चीजों के जो है दैनिक जीवन से रिलेट करके बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं, तो ये भी एक आपका बेहतर माना जाता है। अगला है, समस्या समाधान की युक्तियां स्वयं से ढूंढ सके। यानी बच्चों के सामने कोई भी समस्या है ना, तो उसका समाधान या उसका युक्तियां जो है स्वयं से ढूंढने का प्रयास करे, जिससे क्या होगा कि बच्चों में जो है समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा और वह जो है अपने बौद्धिक और तर्क करने की शक्ति का विकास भी जो है उस चीजों से कर सकेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो अगला यहाँ पर आपका बिंदु 9 नंबर है,
और जी हाँ, बहुत सारे बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गणित सीखने के उद्देश्य से बच्चों के अंदर सामुदायिक जीवन और गणित का प्रयोग, नैतिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विकास, जीवन पार्जन संबंधित मूल्य और वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण का विकास होता है। ये भी इसका उद्देश्य है। गणित सीखने से केवल जो है गणितीयकरण ही नहीं होता है, बल्कि आपका सामाजिकरण, सांस्कृतिकरण, आपका जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य चीजों का विकास और वैज्ञानिक सोच और चिंतन, तार्किक सोच का विकास भी होता है। अगला यहाँ पर आपका है कि स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है कि लाभप्रद क्षमताओं का विकास कर सके, विशेषकर अंक से जुड़ी हुई क्षमताएं, संख्यायिक और माप, दशमलव व प्रतिशत आदि को समझ। ये जो है आपका स्कूली गणित का क्या है, उद्देश्य है कि यह जो है केवल यहाँ पर विशेष अंक से जुड़ी हुई चीजों को जानकारी दे, साथ ही साथ जो है संख्यांकी की जानकारी दे, माप की जानकारी दे, दशमलव और प्रतिशत आदि के बारे में बच्चों को जानकारी दे। तो यह केवल स्कूली लेवल तक आपके जो है क्या है, सीमित है। आगे देखिएगा, अगला है स्कूली गणित सभी तत्वों, अमूर्त की प्रणाली, संगठना और सामान्यीकरण के लिए मुहैया करते हैं। यानी कि स्कूली गणित जो होते हैं सभी तत्वों जो है अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए मुहैया करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना? बताइएगा मुझे, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके उद्देश्य से बता रहा हूँ। जी हाँ, बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए गणित का पाठ्यक्रम और उसका आधार क्या होगा। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर है उसका गणित का आधार क्या होगा और आपके जो है पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर है गणित को लेकर जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो जो है दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, आपके परिवेश पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ जो है दैनिक जीवन के उन वस्तुओं से जुड़ा होना चाहिए जो आप डेली लाइफ में उसका प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ सके। और अपर लेवल का भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। केवल परिवेश की बातें को समझकर आप गणित नहीं सीख सकते हैं, उसके अलावा भी जो है थोड़ा उच्च लेवल के जो है चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर तक आते आते बच्चों में गणित की अवधारणाओं की मूल संकल्पना विकसित हो चुकी होती है और प्राथमिक कक्षाओं में अंकों से जुड़े गणितीय खेल, पहेलियां तथा कथाएं बच्चों को इन संबंधों को बनाने में मदद जो है करती है और उनकी रोजमर्रा की समझ का निर्माण भी करती है। यह जो है आपका क्या है कि गणित का पाठ्यक्रम और उसका आपका आधार है, यानी कि आपका पहेली से जुड़ा होना चाहिए, जो भी दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। आगे देखिएगा, अगला बिंदु है उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में गणित की उन्हीं अवधारणाओं की परिकृष्ट की जाती है जिससे बच्चों में गणितीय समझ की स्थापना की जा सके। समझ गए ना? यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में गणित की उन अवधारणाओं को परिकृष्ट की जाती है जिससे बच्चों में गणित समझ की स्थापना किया जा सके। समझ गए? जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम दैनिक जीवन से संबंधित आधारों पर आधारित रहता है जिससे बच्चे को सर्वांगीण विकास हो सके, जो मैंने आपको बोला है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के जो गणित के पाठ्यक्रम है वहां पर क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके जो है पाठ्यक्रम जो है दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों का जो है क्या हो सके, सर्वांगीण विकास जो है हो सके। तो ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। जी हाँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर के जो आपके गणित के पाठ्यक्रम है उसमें आपको जो है अंक गणित, फिर आपके बीज गणित, स्थानीय मान, लाभ हानि, ज्यामितीय आकृति के गुण, राशियों की तुलना, द्विआयामी त्रिआयामी आकृति और निरूपण जैसे जो है अवधारणाओं का विस्तार होना बहुत जरूरी है। 1 to 5 की हम बात करते हैं तो 1 to 5 में केवल हम लोग जो है यहाँ पर आकृति के बारे में जानते हैं, लेकिन आकृति की डिफिनीशन वगैरह आगे की कक्षाओं में जानते हैं, जोड़ घटाव आदि की चीजों के बारे में जानते हैं। यानी कि हम जो 1 to 5 है वो प्राथमिक लेवल की बात करते हैं। जैसे हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर में आते हैं यहाँ पर हम लाभ हानि, ज्यामितीय आकृतियां, स्थानिक मान, फिर आपका जो है द्विआयामी त्रिआयामी चित्रों के बारे में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। समझ गए? जी हाँ। आइए इसके पाठ्यक्रम के प्रमुख तत्वों एवं आधार को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिएगा, अब जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर के जो आधार है और जो निम्न तत्व है इसको हम कैसे समझ सकते हैं उसको समझिएगा।
तो यहाँ पर देखिएगा, पहला हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गणित आपके एवं बीज गणित, मतलब कि अंक गणित और बीज गणित की बात करते हैं। अंक गणित जहां पर अंक से आधारित हो, बीज गणित का मतलब देखिएगा पैटर्न और चित्रों से सभी होते हैं। यहाँ पर चित्र और आदि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पैटर्न की जानकारी दूसरा, पैटर्न खोजना तीसरा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या आदि चीजों के बारे में जानना, फिर विभाज्यता का परीक्षण जानना, चरणों का उपयोग, फिर रेखीय समीकरण को बनाना, हल करना, ये सब, और गुणनखंड आदि, ये सभी आपके जो है अंक गणित एवं बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अंक गणित और बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? पैटर्न की जानकारी, पैटर्न खोजना, सम संख्या, विभाज्यता का परीक्षण, चरों का उपयोग, रेखीय समीकरण, समझ गए ना, गुणनखंड आदि, ये सभी आपके आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आकार, स्थानिक समझ और माप की बात कर लेते हैं। देखिएगा, आकार की बात किया है, आकार, स्थानिक समझ और माप की बात किया है, तो इसके अंतर्गत जो है त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, सममितीय की जानकारी, फिर आपका जो है क्षेत्रफल, परिमाप, और ये आपका 3 हो गया। अब यहाँ देखिएगा त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज ये सब जानते हैं कि सभी आपके जो है आकार के अंतर्गत आएंगे। स्थानिक समझ जो होता है, सममितिया की जानकारी, सममितिया कहते हैं कि जो कि बराबर भागों में हम बांट देते हैं। जैसे कि आपने छोटे बच्चों की किताबों में देखा होगा कि अगर इस तरह के कोई फूल का पत्ता दिया गया है ना, तो इसको यहाँ से काट के जो है बराबर भागों में बांट दिया जाता है, इसको हम लोग जो है सममिति कहते हैं। समझ गए ना? क्षेत्रफल और परिमाप ये सब जानते हैं आपके कि मापन में आता है, वो आपके मापन का प्रकार है। समझ गए ना? अब वहीं पर हम बात कर ले दृश्य अधिगम की बात कर लेंगे। गणित में भी हम लोग दृश्य अधिगम करते हैं, जहां पर समय सारणी को देखते हैं, पंचांगों को देखते हैं, कैलेंडर को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं। ये क्या होता है? हमारे दृश्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है, दृश्य अधिगम आता है, जिसके अंतर्गत हम गणित के इन चीजों को समझते हैं। आगे देखिएगा बाबू मेरे, आगे देखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर की गणित की पाठ्य पुस्तकों की समझ, यानी जो आपका क्लास 6 to 8 तक के गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके समझ के ऊपर बात कर लेते हैं कि 1 to 5 के बाद जो 6 to 8 का विद्यालय का पुस्तक है वो कैसा होना चाहिए। तो परिवेश, वातावरण और दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तकों विद्यालय तथा कक्षा के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण करती है। यानी आपको 6 to 8 क्लास में, यानी कि जो आपका उच्च प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था है उसमें कितना पढ़ना है गणित के बारे में, वो सारी जानकारी इसमें दी रहती है। समझ गए? साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक की अवधारणा मार्गदर्शन के लिए पढ़ती है। मार्गदर्शन यानी कि हमारी जो किताबें होती है ना, वो हमें टीचर को और एक बच्चों को मार्गदर्शन देती है कि आपको इस क्लास में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एक्टिविटी करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वो हमारा मार्गदर्शन देने का काम करती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। समझ गए? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक मात्र सूचना आधारित न होकर आपके बच्चों को चिंतन व खुद से करने, सीखने अर्थात ज्ञान का सृजन करने का अवसर भी देते हैं। साथ ही साथ दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होता है वो केवल हमें सूचना आधारित नहीं होता है, बल्कि बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसको बालक खुद उसको हल करके अपने तार्किक और सोच को विकसित करता है, जिससे बच्चों का गणितीयकरण भी बेहतर तरीके से होता है। समझ गए? अगला है वर्तमान शिक्षा में बदलते शैक्षिक आकृति या अंतर्दृष्टि, विचार एवं शोध करने और उससे प्राप्त नतीजों के आधारों पर पाठ्य पुस्तकों को समय समय पर बदलने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम सभी लोग देखते हैं कि जैसे जैसे कुछ साल बीतते हैं वैसे वैसे जो पाठ्य पुस्तक होते हैं या जो आपका पाठ्यक्रम होते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम होते हैं या पाठ्यचर्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, एनईपी 2020, फिर आपका जो है एनसीएफ 2022, ये सभी जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसमें बदलाव आ रहे हैं। फिर अब आईटीईपी कोर्स आएगा 2030 में। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो बदलते आपको समय समय के अनुसार देखने को मिलता है। पाठ्य पुस्तक देखिएगा, पाठ्य पुस्तक बच्चों को सीखने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये भी इसका जो है उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक का, उच्च प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्य पुस्तक का, कि बच्चों को जो है सीखने के लिए जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगला है आज की संपूर्ण शिक्षा ही पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा के मुख्य जो है साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि आज का जितनी भी आपकी शिक्षा है ना, वो आपके पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही आधारित है। और पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षा के मुख्य जो है साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में यह मेंशन होता है कि हमें जो है ये साल के अंतर्गत, ये क्लास 6 to 8 के अंतर्गत हमें गणित में
किन किन चीजों के बारे में जानना है, किन किन चीजों के बारे में समझना है और उसके बारे में पढ़ना है। समझ गए। अगला है, अतः वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों का अत्यधिक जो है महत्व है, सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। यानी कि हमें प्रत्येक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य है, ताकि पता चल सके कि हमें जो है इस क्लास के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। समझ गए। तो यह जो था आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम का समझ था, जो मैंने आपको बताया। समझ गए। सब एक दूसरे से आपके मिलते जुलते रहते हैं। क्लियर है। आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर बिंदु है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक के कार्यों की परिपूर्ण होती है। यानी पाठ्य पुस्तक के मदद से जो है शिक्षक के कार्य जो है परिपूर्ण होता है। एक शिक्षक को पता चलता है कि हमें जो है कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। अगला यहाँ पर है, पाठ्य पुस्तक के अध्यापकों के लिए पुस्तकें शिक्षित करने का मतलब कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है अध्यापकों के लिए पुस्तकें शिक्षित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक टीचर के लिए जो है उसके किताब जो है ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उससे पता चलता है कि मुझे इस क्लास में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना और कैसे और क्यों पढ़ाना है। आगे देखिएगा। पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को शिक्षक सरल तरीके से बच्चों को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं। अगला है, ज्ञान को व्यवस्थित करने में पाठ्य पुस्तक सहायता होती है। बच्चों के ज्ञान को मतलब कि व्यवस्थित करने में उसमें क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्य पुस्तक यह बताता है कि आपको ये साल के अंतर्गत इस क्लास में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर है कि परीक्षा लेने में भी पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के लिए सहायक करती है, क्योंकि प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से ही रखकर प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार सीमित तैयारी के साथ परीक्षा में अथवा मूल्यांकन में सरल हो जाते हैं। यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही हम जो है क्वेश्चन सेट करते हैं मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का, ताकि बच्चे जो है यह समझ सके कि आपने जो साल में पढ़ा वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न लिया गया, जिससे आपको आसानी तरीके से एग्जाम देने में या बच्चों को परीक्षा में मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं। समझ गए। जी हाँ। आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न गणितीय अवधारणाओं जैसे परिमेय संख्या, ज्यामिति, आकृति, आंकड़ाओं का प्रबंधन, राशियों की तुलना। अब आपको ये जानना है कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर यानी क्लास 6 to 8 है, इसके अंतर्गत जो आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है, तो देख सकते हैं परिमेय संख्या, नंबर सिस्टम जिसके अंतर्गत वो सभी आ जाते हैं। ज्यामिति हो गए, आकृतियां हो गई, आंकड़ों का प्रबंधन, राशियों की तुलना, बीज गणित, व्यंजन, घात और घातांक, क्षेत्रमिति, गुणनखंड आदि संबंधित अध्यायों द्वारा जो है दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों वो समस्याओं को उन्हें हल करने के लिए तैयार तरीकों को समावेश पाठ्य पुस्तक में किया जाता है। यानी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके सिलेबस है, जितने भी आपके पाठ है, वो सभी पाठ आपके जो है किससे मैच करते हैं, आपके दैनिक जीवन परिवेश से जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको क्या होता है कि समस्या समाधान करने के तरीकों को भी बताया जाता है, ताकि आपका तार्किक सोच और बुद्धि विवेक जो है बेहतर तरीके से उत्पन्न हो सके। समझ गए। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर समझेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण, मूल्यांकन, सीखने के संकेत तथा सीखने की योजना के ऊपर बात करेंगे। अब इन बातों को समझिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर कहने का मतलब समझ लीजिए क्लास 6 to 8 तक के, और हम गणित शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को गणित सिखाने के क्रम और तरीके और व्यवस्था और गणित में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत जानेंगे। तो वही बोला गया है कि गणित शिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के संकेतक तथा सीखने का योजना कैसे बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर मूल्यांकन कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, और सीखने के संकेतक कि बालक जो है गणित सीख रहे हैं वो संकेत मुझे कैसे मिलेगा, और ये जो आपका सीखने का योजना यानी कि लर्निंग प्लान कैसे बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। आप लोगों ने लर्निंग प्लान बनाया होगा तो पता होगा ना कि लर्निंग प्लान क्यों जरूरत पड़ता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले हमें एक प्लान बनाना होता है कि मुझे इस पाठ को कैसे पढ़ाना है। उससे पहले एक टीचर जो है खुद को प्रिपेयर करते हैं और खुद को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां तक बच्चों को बेहतर तरीके से गणित को बता सके, गणित के पाठों को समझा सके। तो अब समझिएगा, इसके अंतर्गत हम पॉइंट वाइज समझेंगे। तो गणित शिक्षण के मूल्यों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षण के मूल्य की बात कर ले तो गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों और लाभों के प्राप्ति हो सकती है। अगर आप जो है गणित पढ़ते हैं और गणित का शिक्षण लेते हैं तो मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित मूल्यों तथा लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे देखिए, गणित पढ़ने से क्या होता है, आपके अंदर जो है बौद्धिक मूल्य का विकास होता है, यानी कि बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ जो है प्रयोगात्मक मूल्य का विकास होता है, प्रयोग करने लगते हैं, अनुशासक संबंधित मूल्य हो जाते हैं, नैतिक मूल्य का विकास होता है, सामाजिक मूल्य का विकास होता है, सांस्कृतिक मूल्य का विकास होता है, सौंदर्यात्मक मूल्य का विकास होता है। यह सब किससे होता है, तो गणित के मूल्य विकास के अंतर्गत शामिल होता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है बाबू, बहुत ज्यादा गर्मी है, कह नहीं सकता हूँ। ये सभी क्या है, आपके गणित के मूल्य विकास होते हैं, यानी गणित को पढ़ने से क्या क्या मिलता है वो सभी है। जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य का विकास होता है। जब आप गणित पढ़ लेंगे तो आपको लेखा जोखा करने आ जाएगा, सही गलत का फर्क समझ लेंगे। मनोवैज्ञानिक मूल्य का भी विकास होता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विकास होता है, यानी कि अब तार्किक सोच जब आ गया तो आप किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जोड़ घटाव गुना भाग करते रहिए, उपयोग करते रहिए, ये सभी आपका इसमें विकास होता है। समझ गए? जी हाँ। आइए अब हम यहाँ पर समझेंगे जो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की बात करेंगे कि आखिर जो आपका क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को कैसे जो है गणित सिखाया जाता है, गणित का शिक्षण जो है कैसे दिया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। तो पहला यहाँ पर देखिएगा बिंदु है, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर बेहतर वातावरण बच्चों को नहीं दिया जाए तो आप गणित नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गणित जो होता है एक आपका तार्किक सोच वाले विषय है जिसमें शांति होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को मन नहीं लग रहा है तो आप बेहतर तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए जो है गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ गणित शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रटंत प्रणाली के माध्यम से बच्चों को गणित सिखा दे। आपको गणित शिक्षण देने के लिए बच्चों को विभिन्न विधियों को, विभिन्न जो है गतिविधियों को प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से बच्चों को आसानी तरीके से आप समझा सकेंगे। तो इसका भी आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। अगला है बच्चों को समस्या हल करने का मौका देना। ये भी जो है बच्चों को जो है क्या होगा, गणित सीखने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कैसे देंगे, तो बच्चों को हम समस्या हल करने का मौका देंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा समस्या हल करेगा तो गलती भी होगा, सोचेगा समझेगा तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और धीरे धीरे वो समस्या का समाधान करने के लिए सीख जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा, तो अगला है गणित में बच्चों को समस्याएं दैनिक जीवन से संबंधित होने वाली चाहिए, ताकि आसानी से समझ सके और हल कर सके। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों में जो गणित की जो मतलब समस्याएं है वो कैसा होना चाहिए, तो दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जिससे जो है बालक आसानी तरीके से समझ सके। क्योंकि बालक को उन चीजों को डेली लाइफ होते हुए देखा है, तो बालक को जब भी आप पढ़ाइएगा तो दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाइए, ताकि बालक जो है इजी वे में समझ सके और इजी वे में उससे डील कर सके। समझ गए? जी हाँ। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे आपका बिंदु है कि बच्चों की त्रुटियों को एक संख्यात्मक मतलब कि एक संसाधन के रूप में समझना। ये भी जो एक महत्वपूर्ण जो है गणित शिक्षण के अंतर्गत आता है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो समझिए कि बच्चे सीख रहे हैं। गणित जो है गणित में गलती करना स्वाभाविक है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं और आप उससे डांट रहे हैं तो गलत है। बच्चे गलती कर रहे हैं तो समझिए कि वो सीख रहे हैं। समझ गए? जी हाँ। यहाँ देखिएगा, बच्चों को खेल गतिविधियों के द्वारा जो है ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है गणित सीख सके। शिक्षण प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण जो है तत्व है गणितीय संप्रेषण, इबारती सवाल, जिसके बच्चे को जो है बनाने में आनंद रुचि मय तरीके से बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। तो ये भी जो है इबारती सवाल हो गया या गणितीय संप्रेषण हो गया, जिससे बालक जो है गणित की समझ को विकसित करते हैं, समझते हैं और गणित को सीखने का प्रयास करते हैं। समझ गए? जी हाँ। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गणित विद्यालय में पढ़ाया जाए वह बच्चों के सामाजिक वातावरण से संबंधित होना चाहिए। यानी जो भी आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं ना, तो वो ऐसा गणित पढ़ाइए जो बच्चे के डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, उसके वातावरण, उसके सामाजिककरण से जुड़ा होना चाहिए। अगला है बच्चों का गणित रोचक लगे, इसके लिए आपको जो है गतिविधियों का जरूरी पड़ेगा। अब बच्चों को अगर बेहतर तरीके से आपको गणित पढ़ाना है तो उसके लिए आपको विभिन्न तरह के एक्टिविटी, विभिन्न तरह के जो है रोल प्ले मेथड के माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं। समझ गए? जी हाँ। क्लियर है मेरे भाई? जी जी हाँ। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित गणित का मूल्यांकन कैसे करेंगे। अब क्लास 6 to 8 तक के बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि आखिर जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आकलन और मूल्यांकन जो है दोनों अलग अलग होता है। आकलन आपके जो है पढ़ाने के दौरान पूछा गया सवाल होते हैं, और मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में किए जाने वाले मूल्य प्लस अंकन के आधार पर किसी बच्चों का सर्वांगीण विकास का पता लगाना, वही आपका मूल्यांकन होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप गणित उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिएगा, वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिएगा, सतत और व्यापक। सतत कहने का मतलब होता है लगातार,
इसका मतलब क्या होता है, लगातार, समझिएगा, लगातार यानी पढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं तो ये आपका सतत मूल्यांकन हो रहा है। एक होता है आपका व्यापक मूल्यांकन जो कि साल के अंत में होता है, साल के अंत में होता है, जिसमें आपके जो है बालक के सभी पक्ष शामिल होते हैं, वो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। तो हम अभी वर्तमान समय में बच्चों को अगर मूल्यांकन करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करके हम किसी बालक को मूल्यांकन कर सकते हैं, समझ गए। दूसरा देखिएगा, इससे बच्चों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और समय समय पर कुछ अंतराल पर बच्चों के मूल्यांकन होना रहता है, जिससे जो है बच्चों का विकास का स्तर जो है पता लगता है कि बालक कितना सीखा और कितना दिक्कत है। यानी कहने का मतलब है कि इससे बच्चों में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी जब भी मूल्यांकन की बात होती है तो मूल्यांकन में बालक के सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है और समय समय पर कुछ अंतराल के बाद जो है बच्चों का मूल्यांकन होता है, जिससे पता चलता है कि बालक की जो समस्या थी वो दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, बालक में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर क्या कमी है, अपने टीचिंग जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप जो है माप सकते हैं कि आखिर मेरे अंदर भी क्या कमी है, वो आपको पता लग जाएगा, समझ गए। जी हाँ, आइए अगला यहाँ पर आपका है, वर्तमान समय में रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। यानी कि वर्तमान समय में बच्चों के ऊपर जो है रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। जितना बेहतर बच्चा रचनात्मक तरीके का प्रयोग करेगा उतना उसका बेहतर मूल्यांकन होगा। वहीं पर हम बात कर ले, मूल्यांकन की प्रविधियों निम्नलिखित होती है। मूल्यांकन की जो प्रविधियां होती है वो कैसे होती है, कैसे कैसे जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है परीक्षा प्रविधि, परीक्षा लेकर अवलोकन करके छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तु, फिगर बनाना, मानचित्र बनाना, इससे हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पड़ताल सूचियां बनाकर, प्रपात अंक देकर या अभिलेख के माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर अभिलेख हो गया, घटनावृत्त हो गया, डायरी हो गया, साथ ही साथ क्रम निर्धारण, जैसे कुछ मापदंड के आधार पर बच्चों का गुण अथवा अवगुण का पता लगाना, अनुसूची और साक्षात्कार, ये सभी जो है बच्चों के मतलब पता लगाया जाता है कि बच्चों में वृद्धि हो रही है या बच्चों में मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए संकेतक। अब बालक जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीख रहे हैं तो उसके कौन कौन से संकेतक हो सकते हैं कि बालक सच में गणित को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन कर लिए। अब हमें संकेतक की बात जानना है कि आखिर कौन कौन सी चीज संकेत दे रही है। पहला देखिए बिंदु है, संख्याओं के मूर्त विचार से संख्या बोध की ओर अग्रसर हो सके। यानी कि संख्याओं के मूर्त विचार कहने का मतलब है जो सामने बच्चे को उपस्थित है उसे गिन लिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपर लेवल में जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं कि मूर्त विचार को दूर हो जाते हैं और संख्या बोध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगला है, संख्याओं के बीच जो है संबंध देखें तथा संबंधों को पैटर्न ढूंढें। ये भी आपका जो है क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का संकेतक है। अगला है, चर, व्यंजक, समीकरण, ये क्या है, सर्व समीकाओं आदि से संबंधित जो है अवधारणाओं की समझ सके और प्रयोग कर सके। ये भी इसका जो है क्या माना जाता है, ये भी आपका जो है माना जाता है कि बच्चे में जो है गणित के सीखने का जो स्तर है वो दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखिए, तो यहाँ पर है कि वास्तविक जीवन के समस्याओं को हल करने के लिए अंक गणित तथा बीज गणित का प्रयोग करके उसका अर्थपूर्ण प्रश्न बना सके। ये भी है, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज जैसी आकृतियों में सममिति की खोज करके सौंदर्य बोध करा दे। परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन के संबंधित में स्थान संबंधित समय विकसित कर सके और उसका प्रयोग दैनिक जीवन के समस्या समाधान करने में कर सके। ये भी इसका जो है आपका संकेतक है। चलिए आगे यहाँ पर है कि गणितीय संदर्भ में स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्षों को तर्क संगत सिद्ध करते हुए उचित कारक तथा ठोस प्रस्तुत करना, ये भी इसका संकेतक है। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब भारतीय संदर्भ में क्या करना है, स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्ष को निकालकर तर्क संगत में सिद्ध करना, ये भी आपका जो है सीखने का संकेतक है कि हम जो है गणित को सीख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर है कि परिवेश से प्राप्त जानकारियां आंकड़ों को एकत्र करके अभिलेख एवं समय सारणी रूपों में प्रस्तुत कर सके, उनकी व्याख्या कर सके। ये भी जो है सीखने का एक संकेतक है। समझ गए ना। अब हम यहाँ पर जो है सीखने की योजना की बात करेंगे, जिसमें हम सभी लोग लेसन प्लान की बात करेंगे कि आखिर सीखने की योजना किसे कहते हैं और आखिर गणित में इसकी उपयोगिता एवं महत्व क्यों है, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सीखने की योजना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला बिंदु है, गणित को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करने सीखने चाहिए। यानी कि सीखने की योजना क्या होती है, आपको मैं बता दूं, सीखने की योजना यानी कि लर्निंग प्लान या लेसन प्लान बोलते हैं। जब भी कोई शिक्षक एक किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जब खुद को वो तैयार करता है तो उसके लिए एक लेसन प्लान बनाता है, और लेसन प्लान का उद्देश्य होता है कि आप बच्चों को किस प्रकार, कितना और किस विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
ये इसका उद्देश्य है कि बच्चों के लिए पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित होना चाहिए। आप जो लेसन प्लान बनाएंगे उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, रोल प्ले, मतलब कि एक्टिविटी बहुत सारे होने चाहिए और पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, और आपके साथ ही साथ पूर्व ज्ञान से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उससे रिलेट करना चाहिए। अगला है, गणित सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। पहले ठोस वस्तुओं के साथ काम, चित्रों के साथ, और फिर जो है बाद में संकेतक प्रतीकों के साथ जो है काम में आसानी होता है। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि गणित सीखने के जो संकेतक है वो क्या है, अभाची प्र, क्या है, अभाची प्र, अभाची प्र, यानी कि के मतलब अनुभव, अनुभव, अभाची अनुभव, भाषा, चित्र और यहाँ पर प्रतीक। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर है कि बच्चों को कोई भी अवधारणात्मक पढ़ाने से पहले एक जो है शिक्षक पाठ योजना तैयार करते हैं, यानी कोई भी अध्याय पढ़ाने से पहले या कोई भी अवधारणा को पढ़ाने से पहले एक शिक्षक जो है एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। देखिएगा, पूर्व ज्ञान की परिभाषा होनी चाहिए, नवीन प्रयोग का क्रियाओं द्वारा जिज्ञासा पैदा करना होनी चाहिए, साथ ही साथ नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान एवं अभिनव मतलब कि अनुभवों से संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ये आपका लेसन प्लान होता है। इसी के साथ जो है आपका यूनिट 1 जो है समाप्त होता है और अब हम जो है यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। ऑलरेडी अभी अब जस्ट हमने आपको यूनिट 1 कंप्लीट किया। अब हम इकाई 2 की बात करेंगे जिसमें संख्या प्रणाली, संख्याओं की तुलना और बीजगणित के शिक्षण के बारे में जानने की बात है। और एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संख्या प्रणाली और संख्याओं की तुलना और बीजगणित का शिक्षण जो है बच्चों में कैसे देंगे, इसके बारे में जानकारी आपसे पूछता है सवाल। तो हम एक एक करके जो है समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर की जो गणित है ना, इसमें आपके जो प्रश्न पूछे आते हैं वो आपके कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे आते हैं। मेरी बात को गौरपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृत संख्या की बात कर ले तो ये आपका प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 से लेकर आप लोग 9 को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ गए ना? वहीं देखिएगा, वैसी संख्या जिनका प्रयोग जो है चीजों को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी कि वैसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग किसी भी वस्तु, किसी भी चीजों को गिनने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर ये और में देखिएगा, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है वो हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। समझ गए ना? जी हाँ, 1 2 3 4 ये हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। समझ गए? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पूछेगा तो। अब यहाँ पर देखिएगा, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है जिसको हम लोग जो है होल नंबर कहते हैं, जो कि आपका 0 से शुरू होता है, उसी को बोलते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अंत तक जाती है उस संख्या को हम लोग जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये चला जाता है। सॉरी, ये ठीक है। जो हमने ऊपर आपको प्राकृत संख्या बताया था ना, याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक प्राकृत संख्या है और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 1 0 से लेकर आगे बढ़ते चली जाती है। वहीं पर हम बात कर ले सम संख्या जो कि 2 से कटता हो, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। देख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से कटती हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये आप लिख सकते हैं। वहीं पर हम आगे बात कर ले तो यहाँ पर विषम संख्या की बात करेंगे। तो विषम संख्या कहने का मतलब है कि आपका जो है ऑड नंबर, और ऑड नंबर आपको पता होता है जो खुद से करता है। ऑड नंबर क्या होता है? जो खुद से करता है और 1 से करता हो, उसी को हम लोग जो ये क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। समझ गए? यहाँ पर देख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं करती है विषम संख्या कहलाती है। जो खुद से और क्या हो, अपने आप से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? जी हाँ, जो 2 से नहीं करती है। क्लियर है मेरे भाई? जी चलिए आगे देखिएगा। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्णांक की बात किया है, इंटीजर की बात किया है। इंटीजर भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि वैसी संख्याओं को समूह को कहते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि देखिए, ऋणात्मक और धनात्मक उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 ये आपका
3, ये आपका 4, इधर -1, -2, माइनस आपका 3, ये आपका निगेटिव और वो आपका पॉजिटिव, और 0 आपका न्यूट्रल होता है। तो 0 एक जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक मुख्यतः धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, दशमलव संख्या पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। जैसे देखिएगा 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आप बार ग्राफ पर भी लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग जो है पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका घन पूर्णांक किसे कहते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है, और ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए ना। वहीं पर हम बात कर ले आगे, तो परिमेय संख्या की बात करेंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। समझ गए ना, जिसमें आपका नोमिनेटर डोमिनेटर दोनों हो, उसी को हम लोग बोलते हैं P/Q के फॉर्म में आपका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q जो है शून्य के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या धनात्मक भी और ऋणात्मक भी होते हैं। जैसे कि धनात्मक परिमेय संख्या की बात कर ले, देखिए P/Q के फॉर्म में हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि धनात्मक और ये ऋणात्मक। ऋणात्मक कहने का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव होता है। तो देख सकते हैं 2/3, 4/5, 6/7, ये आपका हो गया। ये आपका P/Q के फॉर्म में है, -2/3, -4/5, -9/7, ये आपका निगेटिव आपका पूर्णांक है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बच्चों को परिमेय संख्या विकसित कैसे करेंगे, सम संख्या के बारे में बच्चों को कैसे बताएंगे, ये पूछेगा सवाल आपसे। तो ये मन सोचिए कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में है। समझ गए। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं अपरिमेय संख्या की बात कर ले तो यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि जो संख्या जो होता है P/Q के फॉर्म में क्या हो नहीं होता है, उसी को हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं √5, √6, √7, यह आपका अपरिमेय संख्या है, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। समझ गए ना। वास्तविक नंबर की बात कर ले, वास्तविक नंबर कहने का मतलब होता है रियल नंबर की बात कर ले तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो देख लीजिए वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, वास्तविक संख्या कहलाता है। समझ गए ना। वैसी संख्या जिसका वर्ग जो है हमेशा शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 3, 2, 5, 4, 6, 7, √8 इत्यादि। समझ गए ना। यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, अब हम जो है संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। अब संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, जो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है संख्या रेखा पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण देखिएगा। संख्या ऐसा संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक जो है सरल रेखा है, जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, घन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांकों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आदि को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था ये वाला। यहाँ पर 0, -1, 1, 2, 3, -1, ये सब आप कर सकते हैं। समझ गए ना। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर आप देखिएगा कि इस रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई दी जाती है। समझ गए ना। एक गणितीय रेखा की लंबाई जो है अनंत होती है, और साथ ही साथ जो है परस्पर विरोधी दिशाओं में भी जो है अनंत होती है, लेकिन उसका मध्य हमेशा जो है क्या होता है, शून्य होता है। ये जो लाइन होता है यहाँ पर 0 होता है, और ये इन्फिनिटी तक जाती है, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमेशा मध्य जो होता है शून्य होता है। समझ गए ना। जी हाँ। चलिए बाकी आप लोग गणित में पढ़े होंगे, उसको लीजिएगा। देखिए आ गया ये आपका, ये आपने देखा होगा नंबर लाइन। देखिएगा, एक संख्या रेखा पर वास्तविक परिमेय तथा अपरिमेय ऋणात्मक तथा धनात्मक परस्पर दिखाई दी जाती है। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, इधर आपका पॉजिटिव हो गया, और इधर आपका निगेटिव हो गया। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर 0 हो गया, ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में भी दिया गया है। समझ गए ना। परिमेय संख्या P/Q को फॉर्म में लिखा गया है। समझ गए। और भी हम इसको क्यूब में भी डिनोट कर सकते हैं। समझ गए। संख्याओं समूह के गुण की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा इसके बारे में भी जान लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे। देखिए आप इसको जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिएगा, संख्याओं समूह के गुण की बात कर ले तो यहाँ पर आपका है सनवर्ग। समझ गए ना। सनवर्ग देखिएगा, पूर्णांकों का जोड़ हमेशा एक पूर्णांक पैदा करता है, यह गुण सरवर्ग के रूप में। समझ गए ना।
शनवरक के रूप में जाना जाता है। जैसे ए और बी, तो हम ए प्लस बी लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस जो है क्या है, शनवेरक है। जैसे कि हम यहाँ पर 3+4 लिखे, तो 3+4 यहाँ पर, लेकिन ये जो आपका प्लस का साइन दिया गया है ये आपका शनवरक है। समझ गया, 3 और 4 के बीच जो है शनवरक यहाँ पर लगा हुआ है। समझ गया, तो इसको हम लोग जो है शनवरक बोलते हैं। पूर्णांकों का जोड़ हमेशा एक पूर्णांक पैदा करता है, यह गुण जो है शनवरक का है। क्लियर है? जी हाँ। आगे यहाँ पर देखिएगा, तो अगला यहाँ पर आपका है देखिएगा साहचर्यता, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ए और बी प्लस सी, यह आपका सहचर्या का मतलब कि साहचर्यता का एग्जाम्पल है। अगला है इकाई अव्यय। समझ गए ना, जैसे कि 0+a लिखते हैं तो इसको हम a+0 भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं। समझ ना, क्योंकि 0 में जो भी लिखते हैं वही होता है। समझ गए? शून्य को जोड़ इकाई अव्यय कहा जाता है। समझ गए ना, शून्य का जोड़ इकाई जो है अव्यय कहा जाता है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को शून्य से जोड़ा जाए तो वह जो है पूर्णांक प्राप्त होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है, जोड़ा जाए तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 0+10 लिखते हैं तो यह हमारा 10 ही होगा। समझ गए ना, और जब भी हम शून्य में गुणा करते हैं तो हमारा शून्य हो जाता है। क्लियर है? जी हाँ। चलिए आगे देखिएगा, और यहाँ पर आपका जो है व्युत्क्रम अव्यय है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांकों a के लिए एक पूर्णांक b, जिससे कि a प्लस बी या b प्लस ए 0 पूर्णांक b को, यानी कि a पूर्णांक b को पूर्णांक a का व्युत्क्रमण अव्यय कहा जाता है और इसके -a दर्शाया जाता है। देखिएगा, ये होता है व्युत्क्रमण अव्यय, यानी कि अगर हम यहाँ पर a लिख दिए हैं तो ये आपका -a हो जाएगा। समझ गए ना, अगर इधर आएगा तो, अगर यहाँ पर -a है तो +a हो जाएगा। समझ गए? अब हम यहाँ पर बात करते हैं संख्याओं की तुलना की बात करेंगे कि आखिर संख्या की तुलना बात कर ले। तो यहाँ पर देखिएगा टॉपिक 2 है संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे। यहाँ पर पहला है एक एक नियम। एक एक नियम कहने का मतलब है कि केवल एक नियम होता है। देखिएगा, एक एक नियम के अंतर्गत किसी एक वस्तु की मात्रा से अनेक वस्तुओं की मात्रा तथा अनेक वस्तुओं की मात्रा से एक वस्तु की मात्रा का पता लगाया जा सके। जैसे कि पुस्तक की कीमत 25 रुपए और 10 पुस्तक की कीमत कितनी होगी, तो वही बात है कि 10 गुने 25 कर दीजिए, एक पुस्तक की कीमत पता है, 10 पुस्तक के निकाल लेंगे। तो एक एक नियम कहने का मतलब है कि एक एक नियम के अंतर्गत किसी एक वस्तु की मात्रा का पता होने के साथ साथ हम अन्य वस्तुओं की मात्रा का पता लगा सकते हैं, या अन्य वस्तुओं की मात्रा पता होने के साथ हम किसी एक वस्तु का मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे कि 150 किलोमीटर चलने पर लगा समय 5 घंटा, तो 1 किलोमीटर चलने पर कितना लगेगा, तो कर दीजिए, उसको सोल्यूशन दे दीजिएगा। अनुपात और समानुपात, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। अनुपात को रेशियो बोलते हैं, समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ गए ना, ये आपका बटन रेशियो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। या देखिएगा, जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। यानी कि जब दो सजातीय राशियों को तुलना किया जाता है तो क्या होता है कि जो प्राप्त हमें भागफल मिलता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है डबल साइन का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है a/b या 3/4, ये बहुत सारे आपको संकेतक देखने को मिलेगा। समानुपात की बात कर ले, अनुपात का मतलब रेशियो होता है, समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन। यहाँ देखिएगा, तो दो अनुपातों के बराबर भागों को समानुपात कहा जाता है, जिससे एक अनुपात दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है डबल साइन का प्रयोग करते हैं। समझ गए, जैसे कि a/b और प्रोपोर्शन जो है c/d, यानी कि यह जो है इसके बराबर के है। समझ गए, ये आपका a/b और ये समानुपात होता है। समझ गए, ये समानुपात का साइन। देखिए, अनुपात इसको हम लोग बोलते हैं और समानुपात जो होता है ये होता है, इधर भी इधर भी। क्लियर है? जी हाँ। अब हम प्रतिशत की बात करते हैं, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 बट्टा में 100। समझ गए ना। देखिएगा, प्रतिशत किसे कहते हैं, तो प्रतिशत शब्द से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत, यानी प्रतिशत से मिलकर बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में एक, तथा प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है सैकड़ा, शब्दार्थ या 100वें भाग, यानी कि जहां पर भी जो है प्रत्येक 100 में एक भाग। समझ गए ना, यानी कि प्रति सैकड़ा या आपका 100वें भाग को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, और ये जो है हमेशा बट्टा में आपको 100 देखने को मिलेगा, यानी बट्टा में 100 को हम प्रतिशत कहते हैं। अब बच्चों में प्रतिशत की भावना कैसे विकसित करेंगे, उनके परिवेश से जुड़कर कैसे पढ़ाएंगे, आप एग्जाम्पल कौन कौन से लेंगे वो आप बता सकते हैं। बताइए, बच्चों का प्रतिशत कैसे ज्ञान करवाएंगे। समझ गए। अब एक कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे आए हुए हैं,
उनके घर में कितने प्रतिशत जो है खाना बनते हैं, ये सब सवाल करके उनसे प्रतिशत का जो ज्ञान है वो विकसित कर सकते हैं। जैसे कि x का y प्रतिशत, तो यहाँ पर पूछा x का y प्रतिशत, तो x गुने y और बटा में नीचे यहाँ पर 100, समझ गए ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, जिसको हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, समझ गए ना। जब एक निश्चित समय के बाद दिए जाने वाले मतलब कि ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन के जोड़ दिया जाता है, तो उसी से प्राप्त जो है मिश्र धन को ब्याज लगाया जाता है, तो इस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इजी वे में समझ लीजिएगा कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो जो आपका ब्याज है और आप ब्याज और कर्जा नहीं दे पाते हैं, तो वो दोनों का ब्याज, दोनों को मतलब कि जो आपका ब्याज था और जो आपका कर्जा था वो दोनों को जोड़कर प्रिंसिपल अमाउंट में फिर उसका ब्याज लेना जाता है, उसी को हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिएगा, जब एक निश्चित समय के बाद दिए जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और उससे प्राप्त मिश्र धन पर जो ब्याज लगाया जाता है, उसी को हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है ए पी और 1/r/100 पावर यहाँ पर n है, समझ गए ना। ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 8 9th में। अब देखिएगा, सी ए का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, पी का मतलब मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, एन का मतलब एक वर्ष में कुल कितना ब्याज लगा, ए का मतलब मिश्र धन, आर का मतलब ब्याज की वार्षिक दर, रेट बोलते हैं, टी का मतलब टाइम होता है, समझ गए ना। अब बटा की बात कर ले, देखिएगा यहाँ पर बटा क्या होता है, बटा की बात कर ले डिस्काउंट बोलते हैं। तो जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो उसके अंकित मूल्य पर, यानी कि जो उसका मैक्सिमम प्राइस है उस पर कुछ छूट देता है, इसी छूट को हम लोग जो है बटा कहते हैं। बटा का मतलब होता है कि जब कोई व्यापारी किसी वस्तु के ऊपर प्रेजेंट जो अंकित मूल्य है उस पर कुछ छूट देता है, उस पर जो है थोड़ी सी छूट देती है, उसको जो है आपको बटा कहा जाता है। बटा का सूत्र जो होता है अंकित मूल्य गुने बटा दर भागा 100, समझ गए ना। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का मतलब होता है खरीदे कितना में, और विक्रय मूल्य कहने का मतलब है कि बेचा कितना में, समझ गए ना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एमआरपी का मतलब आपका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है, यानी कि इससे ज्यादा में बेच नहीं सकते हैं, इसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदिएगा ना तो उस पर आपका मैक्सिमम प्राइस होता है कि आप उससे ज्यादा बेच नहीं सकते हैं, समझ गए। अगर मैक्सिमम प्राइस 100 रुपया है तो उससे आप 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम ही लीजिएगा लेकिन ज्यादा नहीं, समझ गए ना। अब हम बीज गणित की बात करेंगे, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। गणित की वह शाखा जिसमें बीज यानी कि अक्षरों के प्रयोग से समस्या हल करने जाते हैं, उसी को हम लोग बीज गणित करते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, ए प्लस बी प्लस सी, सब ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी, ये आपके जो है बीज गणित है। बीज कहने का मतलब है कि जहां पर अक्षरों के प्रयोग से समस्या का समाधान किया जाए, उसी को हम लोग बीज गणित कहते हैं। अब यहाँ पर बीज गणित के बारे में जान लीजिए। तो ये देखिएगा, बीज गणित जो है मतलब कि व्यापक विभागों में से एक जो है संख्या सिद्धांत, ज्यामिति और विश्लेषण आदि गणित के अन्य बड़े विभाग है। अपने सबसे सामान्य रूप से बीज गणित प्रतीकों और इन प्रतीकों को हेरफेर करने के नियमों का अध्ययन है, यानी कि प्रतीकों और उसके हेरफेर करने का नियम है। बीज गणित में हम जो है संख्याओं को या अक्षरों के माध्यम से हम समस्या का समाधान करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ऐसे होता है ना, वो सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए। जी हाँ, आइए यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है कि बीज गणित लगभग जो है संपूर्ण गणित का एक जो है सूत्र में मतलब कि पिरोने वाला विषय है। बीज गणित जो है पूरे मतलब विषय गणित को एक संपूर्ण में पिरोता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अंक गणित और बीज गणित में अंतर क्या है। अंक गणित और बीज गणित, बीज गणित में समझ गए। अंक गणित जहां पर जो है क्या हो, अंक गणित और बीज गणित में मूल्य अंतर जो है यह है कि अंक गणित में गणना के लिए हम लोग अंकों का प्रयोग करते हैं, और बीज गणित में हम लोग जो है बीजों का यानी कि व्यंजक चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए प्लस बी, ए सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड। और अंक गणित में हम लोग जो है अंकों का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। अंक गणित में अंकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। जी हाँ, यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं है। तेजी चलेंगे क्योंकि भाई बहुत पुराना है। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। देखिएगा, बीज गणित की बात कर ले, जहां पर जो है बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है। तो बीज गणितीय व्यंजक जो है एक गणितीय कथन है जिसमें चर होते हैं, स्थिरांक होते हैं, उनके बीज अंक गणितीय संक्रियाएं शामिल होती है। बीज गणित व्यंजक किसी स्थिति को उनके वास्तविक मानों को
निर्देशित किए बिना अक्षरों या अक्षरों का उपयोग करके व्यक्त करने का तरीका है। समझ गए ना, व्यक्त करने का तरीका है। आगे देखिएगा तो इन अक्षरों को यहाँ चर कहा जाता है और बीजगणित व्यंजक चर और स्थिरांक दोनों के संयोजक से बना होता है। जैसे कि 7x+2, तो यहाँ पर अंक गणित भी है, बीजगणित भी है। जैसे कि 5a+3b, यहाँ पर देखिएगा 2.6u+3b -8ect, ये सभी आपका जो है बीजगणित और अंक गणित के एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पर बहुपद की बात करेंगे, पोलिनोमियल की बात करेंगे, जिसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिएगा चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणक की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी कि जहां पर चर हो, अचर हो, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातक के जोड़ घटाव या गुणक की प्रक्रिया को या बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा चर दिया गया है, दो दो बीजगणित भी है, यहाँ पर अंक गणित भी है, देख सकते हैं चर भी दिया गया है, पावर भी दिया गया है, समझ गए ना, अचर भी दिया गया है, ये सभी आपके होते हैं। जैसे कि x² + 4x - 7, जैसे कि x³ + 2xy 2x² y² etc, ये सभी आपके जो है पोलिनोमियल है। समझ गए ना। आप पोलिनोमियल के डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जहां पर चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव गुणक की क्रिया बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। समझ गए, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है बच्चों के सामान्य गलतियों वो सोचने के तरीका के बारे में जानेंगे कि बच्चे जो है गलतियां और सामान्य जो है सोचने के तरीका क्या है। तो बीजगणित में बराबर का चिन्ह और बीजगणितीय रूप में विचार करना, अनुमान लगाना और समय नहीं करना। समझ गए ना, जी हाँ। सिखाने के लिए जो है रोचक कक्षा, प्रक्रिया, गतिविधि तथा सीखने की योजना, आप जो है बच्चों को ये सारी चीजें जो आपका अंक गणित, बीज गणित, आपके पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, इसको सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि और कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे कि बालक जो है बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम खेल विधि का, अनुमान विधि का, समयनीकरण का, अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसके माध्यम से बालक जो है इन सभी चीजों के बारे में सीख पाएगा। तो अभी जस्ट हमने जो है आपके इसका यूनिट 2 भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने जो है प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आपके घातांक, करनी, सभी चीजों के बारे में जाना। बीज गणित, अंक गणित और आपके जो है चर, अचर, ये सभी पोलिनोमियल आदि चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। इससे आपके प्रश्न पूछेंगे, समझ गए, पूछेंगे आपसे एग्जाम में प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इसके इकाई 3 की बात करेंगे। तो इकाई 3 की बात कर ले तो इकाई 3 में याद रखिएगा कि आपको जो है जगह की समझ और ज्यामितीय शिक्षण के बारे में आपको जानना है कि जगह की समझ बच्चों में कैसे विकसित करेंगे और जो आपका ज्यामितीय शिक्षण है उसको कैसे विकसित करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सममिति कहने का मतलब क्या होता है समझिएगा। इसको हम लोग जो है सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री यानी कहने का मतलब है जहाँ पर दो भागों की बराबर दिशा में बांट दिया जाए। जैसे कि अगर हमारे पास ये फोन है, अगर ये हमारे पास फोन है तो इसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, बीच बीच काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग सममिति बोलते हैं। देखिएगा, एक आकृति में रेखीय या सममित होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिशित मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णयांता मतलब की संपाती हो जाए। एक रेखा उस आकृति को सममिति या सममिति रेखा कह लेते हैं। देखिएगा, सममिति कहने का मतलब है कि जब हम कोई चीज को ना, मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं कुछ लेता हूं, 1 मिनट। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पेज लेता हूँ, देख सकते हैं ये पेज हमारे पास है। हम क्या करते हैं कि इस पेज को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो ये क्या होगा, दोनों जो है बराबर स्थिति में सम्मित हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। समझ गए ना। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा कठिन लिखा हुआ है, बट याद रखिए सम्मिति कहने का मतलब होता है ना कि जब हम दोनों कोनों को बराबर स्थिति में लाते हैं तो बराबर बराबर वो बढ़ जाता है, उसी को हम लोग जो है सममिति बोलते हैं। समझ गए, जी हाँ। चलिए, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला, देखिएगा, हम किसी चीज को समरूप तब कहते हैं जब एक से अधिक जो है दृष्टियों से देखने पर वह एक समान दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे बी को देखिएगा, यहाँ पर बी लिखा गया है, जब हम बी को काटेंगे दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर एच लिखते हैं तो हम एच को ऐसे काटेंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ओ को लिख रहे हैं तो ओ को हम ऐसे लिखेंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर यहाँ पर क्यूब लेते हैं, क्यूब को काटेंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसी तरह जो है ये आपका सममिति होता है। सममित कहने यानी कि सिमेट्री उसे बोलते हैं जो एक दूसरे के बराबर हो जाए। समझ गए ना, दोनों पक्ष जो है काटने पर या किसी भी एंगल से देखने पर, किसी भी दृष्टि से देखने पर समान भाव दिखाई दे। जैसे ये देखिएगा, ये पेड़ है तो दोनों क्या है, बराबर भागों में बांटा हुआ है, देख सकते हैं ये। या अगर आप देखेंगे, छाटेंगे इसको तो इसमें भी वही चीज दिखाई देगा, इसमें भी आपको वही चीज दिखाई देगा, और आपके जो है इसमें भी वही चीज आपको दिखाई देगा। ये देखिए,
इसमें भी आपको वही चीज दिखाई देगा। समझ गए? तो बराबर भाग में बांटा गया है, इसी को हम लोग जो है सिमेट्री बोलते हैं। समझ गए? इसको हिंदी में सममित बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम जो है यहाँ पर सर्वोग समता के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। समझ गए ना? कॉन्ग्रुएंट देखिएगा, सर्वोसंगत सर्वागम सम यानी कि सर्व प्लस अंग प्लस सम से मिला हुआ है, यानी सभी अंग जो है बराबर होते हैं, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। उसी को हम लोग जो है सर्वागम समता बोलते हैं। समझ गए? जैसे देखिएगा, इसे और अधिक सरल रूप से या कह सकते हैं कि दो चित्र यदि आकार प्रकार यानी शेप एंड साइज में समान हो तो वह क्या होता है कि परस्पर जो होता है सर्वागम होता है। यानी कि जब कोई आकृति या कोई भी जो है चित्र जो है उसका आकार और उसका प्रकार जो है क्या हो, शेप एंड साइज जो है बराबर हो। समझ गए ना? यानी यहाँ पर लिखा गया ना सभी अंग जो है बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते थे क्या, यहाँ पर आप जो है लिख सकते थे, ये आपका क्या है, एक आपका क्यूब हो गया और एक आपका ये रेक्टेंगल हो गया। देखिएगा तो सब बराबर होता है। समझ गए ना? आइए अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम त्रिभुज की सर्वसमता की बात करेंगे, यानी कि बराबर की स्थिति की बात करेंगे। तो त्रिभुज में कौन कौन से आते हैं? तो देखिएगा, जब दो त्रिभुज किसी सारी भुजाओं एवं कोणों का माप समान होता है तो वह त्रिभुज जो होता है सर्वसम होते हैं। जैसे ए प्लस बी और पी प्लस पी क्यू, यहाँ पर देख सकते हैं दो त्रिभुज है ना। यहाँ पर आपका एक त्रिभुज क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है, और यहाँ पर आपका ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर पी क्यू आर है। तो देख सकते हैं कि दोनों क्या है, यहाँ पर नाम अलग है बट दोनों का यहाँ पर क्या है, बराबर की स्थिति है। इसमें भी साइड एंगल यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, सबकी बराबर की स्थिति है, तीनों यहाँ पर सब बराबर है। समझ गए ना? अब हम जो है त्रिभुज की सर्वसमता के नियम की बात कर ले, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात कर ले, तो भुजा कोण भुजा, यानी कि इसको देखा कैसे जाता है, तो भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण या भुजा 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 या कोण कोण भुजा या समकोण या कण भुजा। यानी कि देखिएगा यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड कॉन्ग्रुएंट, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट और राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट। समझ गए ना? ये आप याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। समझ गए? जी हाँ। अब आइए समरूपता की बात कर लेते हैं। समरूपता कहने का मतलब होता है, इसके नाम से ही सिमिलरिटी की बात बोलते हैं, वे आकृति जिनका आकार समान हो किंतु विस्तार या माप या परिमाप जो है अलग अलग होता है, उसे हम लोग समरूपता बोलते हैं। समझ गए ना? समरूपता बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, समरूपता यानी कि वो आकृति जिसका आकार समान हो लेकिन किंतु जब उसका हम माप या परिमाप निकालते हैं तो अलग अलग जो है दिखता है, उसी को हम लोग समरूपता बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के गुण और सूत्र की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बिंदु की बात कर लेते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा, इसको हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं। बिंदु की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। समझ गए? बिंदु में क्या होता है, कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु में लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। समझ गए ना? वहीं पर रेखा की बात कर ले तो एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके उसे रेखा कहते हैं। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल में ये हो गया, ये दोनों अनंत तक जा सकता है, उससे कहीं रुका नहीं गया है। समझ गए ना? तो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु एक डॉट को बोलते हैं, इसको डॉट से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है आपका कि लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, यह मात्रा का सही स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा की बात कर ले तो दोनों साइडों से क्या होता है कि वो अनंत तक बढ़ने का काम करती है, सीधा गमन करती है, उसी को हम लोग रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम रेखाखंड की बात बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जो कि देखिएगा दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो सके उसे हम लोग जो है रेखाखंड कहते हैं, जिसमें तुलना किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक यहाँ से एंगल जो है, सॉरी ये रेखा जो है ए और बी है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पी और क्यू, तो ये बीच का रेखाखंड होता है। समझ रहे? इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम 6 सेंटीमीटर लिए हैं, इसको हम माप सकते हैं। तो वही बात बोला गया है, दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वो निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोण की बात करते हैं। कोण क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं, तो दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने का कोण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो सरल रेखाएं और जो ये बिंदु मिल रहा है इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। समझ गए ना? कोणों के प्रकार की बात कर ले तो कोण के जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब इसको नाम देख लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। देखिएगा कोणों के प्रकार की बात कर ले तो न्यून कोण बोलते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है, जो कि क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। ये आप लिख सकते हैं इसको बनाकर। इसमें क्या बताना, देखिए 90 डिग्री से कम होता है, जैसे कि हमारा 90 डिग्री हो गया और इससे हमारा कम 75, 65, 60, 45, 35, 30 ये हो गया। समझ गए ना? अब आता है समकोण, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री होता है, जो कि आपका स्ट्रेट ऐसे होता है, ये देख सकते हैं 90 डिग्री, ये आपका समकोण होता है। अब हम बात कर लेते हैं तो आपका अधिकोण होता है। अधिकोण जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अभी देखिएगा
ऑब्ट्यूज एंगल जिसका क्या होता है कि 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अधिकोण बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री, ये देखिएगा ये हमारा 90 डिग्री से क्या हुआ, ज्यादा हो गया, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो गया कि हमारा कम हो गया। समझ गया, ये हमारा 120, 130, 135, 175, 150 ये सब हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से ऊपर और 180 के बीच में रहता है। क्लियर है, कम होता है। अब सरल कोण की बात कर ले, तो सरल कोण किसे बोलते हैं, देखिएगा सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री का कोण को सरल कोण कहते हैं। समझिए, एक सरल कोण दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 यानी कि टोटल आपका 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब है समकोण जो होता है आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसका एच बनता है, ये आपका 180 डिग्री। समझ गए, ये आपका 180 डिग्री। वहीं पर हम बात कर ले रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि वृहत कोण, जिसका क्या होता है कि 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, उसी को हम लोग जो है वृहत कोण कहते हैं। समझ गए, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे इसका चित्र के माध्यम से समझिएगा, तो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पर 185, 190, 280, 355, लेकिन 360 से कम होगा। यानी कि ये जो आपका 180 था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो है कहाँ जाएगा, 360 से कम रहेगा, ये वाला बीच से ही रह जाएगा। समझ गए ना, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर कंप्लीट एंगल की बात करेंगे, जो कि टोटल आपका 360 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण किसे बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री का पूर्ण कोण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर मुड़कर यहाँ पर चला आया, 0 से स्टार्ट हुआ 360 डिग्री पर खत्म हुआ, इसी को हम लोग जो है पूर्ण कोण बोलते हैं। पूरक कोण की बात कर ले, जिसको हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये देखिएगा पूरक कोण क्या होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग जो है एक दूसरे के पूरक कहते हैं। जैसे 45 का पूरक जो है 45 डिग्री, 60 का पूरक जो है 30 डिग्री। समझ गए ना, ये आपका, यानी कि जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, समझ गए ना, उनको हम एक दूसरे के पूरक कहते हैं। यानी 45 45 90, 60 प्लस 30 90। समझ गए ना, जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर संपूर्ण कोण की बात करते हैं। अभी पूरक देखा, संपूर्ण देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि क्या होता है, जो जिन दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, तो 100 का संपूरक कोण 80 है, कोण है, समझ गए, एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब हम जो है यहाँ पर ट्रेंगल की बात करेंगे, त्रिभुज के बात कर लेते हैं। ट्रेंगल क्या होता है, जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। यहाँ देखिएगा, त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज में मतलब 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाएं वाला बहुभुज है, 3 भुजा ही होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। समझ गए ना, साथ ही साथ त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजाओं से अधिक होता है। जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, यानी कि 60 60 60। समझ गए ना, 180। क्लियर है, जी हाँ। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब हम यहाँ पर सूत्र की बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आप याद रखिएगा सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। समझ गए ना। अब देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों से निकाल सकते हैं। समझ गए, जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं, तो हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं। देखिएगा, त्रिभुज के प्रकार की बात कर लेते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो है समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों भुजाएं क्या है, आपका समान है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर 3 यहाँ देख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर। समझ गए ना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल सी, ये तीनों भुजा जो है बराबर है। वहीं पर हम बात कर ले, तो देखिएगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान जो होता है 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का मान जो है 160 डिग्री होता है और तीनों कोणों का एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेट ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यह भुजा और यह भुजा क्या है, समान है, लेकिन यह समान नहीं है। समझ गए ना। अब सूत्र निकालने का देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल के लिए 1/2 यानी कि 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। समझ गए, ये इसका सूत्र है समद्विबाही त्रिभुज का। अब विषम बाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ देखिएगा, वह त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं जो है और समान होती है, उसी हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। समझ गए ना। देखिएगा, इक्विलेटरल
यहाँ पर देखिएगा तीनों अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी, तीनों अलग है। इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, समझ गए ना, समबाहु त्रिभुज का। जैसे P + Q इज नॉट इक्वल टू Q प्लस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू R + Q, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज कहने का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। यहाँ पर वह समतल बंद आकृति जो चारों रेखाखंड से बनी होती है चतुर्भुज कहलाती है। जैसे ये 4 भुजा होगा ना, 4 भुजा, जैसे कि देखिएगा एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं, समझ गए ना। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है तथा चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, समझ गए ना, 180 180 का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चतुर्भुज के प्रकार की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका कौन कौन से आते हैं, आयत आ जाते हैं, वर्ग आ जाते हैं, समलंब यानी कि ट्रेपीजियम आ जाते हैं, समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, यहाँ पर है सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, ये सभी आ जाते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, 6 to 8 का ये सिलेबस है। अब यहाँ पर आयत की बात कर लेते हैं, एक एक चीजों को समझेंगे। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल होता है, समझ गए ना। देखिएगा एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर व बराबर हो और प्रत्येक कोनों का मान जो है 90 डिग्री हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए ना, आयत रेक्टेंगल। और यहाँ पर देखिएगा सम्मुख यानी कि आमने सामने वाली भुजा, सम्मुख यानी कि आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है, समझ गए ना। जी हाँ। अब हम जो है इसके गुण की बात करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो आपका ये आयत है, सम देखिएगा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि आमने सामने वाली भुजा जो है बराबर होती है, प्रत्येक अंत कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, समझ गए ना। विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं। आयत के जो है सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। आयत का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ आप रेक्टेंगल निकालने के लिए 2 गुने L + B, यानी कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। वहीं पर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और वहीं पर आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, समझ गए ना। A² + B² निकालते हैं ना, वही होता है। ये आप याद रखिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा जब भी प्रश्न पूछेगा तो, समझ गए ना। यानी जब भी जो पूछे उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है ना, वो वहां पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। वर्ग की बात कर ले। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, जिसको ये लिखते हैं, समझ गए ना। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं जो होती है क्या होती है, समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। ये चारों भुजाएं जो है क्या होती है, बराबर होती है, और सबका 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ फिगर है ना, स्क्वायर इसको लोग बोलते हैं। अब हम स्क्वायर के फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके पहले गुण की बात कर लेते हैं। तो गुण में क्या है कि इसके चारों भुजाएं जो बराबर होती है, चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है, समझ गए ना। प्रत्येक अनंत कोण समकोण होते हैं, समकोण यानी कि प्रत्येक कोण जो होते हैं आपके 90 डिग्री के होते हैं। साथ ही साथ हम बात कर ले तो विकर्ण बराबर होते हैं, समझ गए। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यह विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब हम वर्ग की सूत्र बात करेंगे। तो वर्ग का परिमाप या परिमाण बोलते हैं, जिसको हम लोग 4 गुने भुजा बोलते हैं, यह पहला फॉर्मूला। दूसरा, वर्ग का भुजा निकालने के लिए √ क्षेत्रफल लिखिए या परिमिति = 4 लिखिए। अगला है वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए √2 गुने भुजा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए मेरे भाई। जी हाँ। अब हम जो है समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समानांतर हो तथा सम्मुख कोण जो है समान हो, किंतु कोई भी कोण 90 डिग्री न हो, उसे हम लोग जो है समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, समझ गए ना। सम्मुख यानी कि आमने सामने की भुजा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आमने सामने की भुजा, ये क्या है, अलग अलग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, समझ लें। पैरेलल में इसको हम बोलते हैं ऐसे पैरेलल। क्या है कि देख सकते हैं कि मतलब सम्मुख भुजाएं जो है समान व समानांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो, किंतु कोई भी कोण जो है 90 डिग्री का नहीं हो। आप देख रहे हैं कि सब बराबर है, लेकिन कोई 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। 90 डिग्री कोण कब बनता है, जब ये स्ट्रेट होता है, जब ये आपका इस तरह स्ट्रेट होगा, समझ तब बनेगा 90 डिग्री कोण, ये नहीं हो रहा है। अब हम इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आपका पैरेललोग्राम है, तो ये प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, देख सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन सम्मुख कोण जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समझ गए ना, विकर्ण आपके बराबर नहीं होते हैं। अब हम जो है सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की बात करते हैं। ये आपका रोम्बस देख सकते हैं, ये आपका रोम्बस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान व समानांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो, यह आपका सम चतुर्भुज कहलाता है, यानी कि ये सभी जो है बराबर होते हैं,
समझ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब हम जो है यहाँ पर रोम्बस के प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आपको जो आता है इससे रिलेटेड आप आंसर में लिख सकते हैं। देखिएगा, चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, भुजाएं के को वर्गों का योग जो है विकर्णों के वर्गों के बराबर होते हैं। साथ ही साथ जो है अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए ट्रेपीजियम क्या होता है। ये आपका ट्रेपीजियम का फिगर है, देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं का केवल एक योग जो है समानांतर होता है, उसी को हम लोग जो है समलंब कहलाते हैं। यानी केवल यहाँ पर एक आपका समानांतर होता है, ये और ये, समझ गए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रेपीजियम। अब इसके हम समलंब चतुर्भुज के गुण के देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आमने सामने की कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, दोनों समानांतर भुजाएं के बीच सभी दूरियां समान होती है, कोई दो सम्मुख भुजाएं समानांतर और समानांतर होती है, समझ गए ना। आगे हम बढ़ते हैं, वृत्त की बात करते हैं। वृत्त का मतलब जानते हैं, सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल जहां पर एक बिंदु से लेकर हम लोग कोई एक आर्क को काटते हैं। वृत्त के अंतर एक बिंदु केंद्र सेंटर वो कहलाता है। देखिए, वृत्त पर सभी बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये आपका केंद्र बिंदु है और ये आपका रेडियस हो गया, और इससे आपका ये आर्क कटता है, समझ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्क का मतलब यहाँ पर रेडियस हो गया, त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ये पूरा व्यास बोलते हैं, पूरा को डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या, यहाँ पर हम त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या केंद्र के वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी होती है, वो व्यास की आधी होती है, समझ गए ना। इसको देखिएगा, ये हमारा सर्कल हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया, ये हमारा रेडियस होता है और ये हमारा डायमीटर होता है पूरा, समझ गए ना। अब यहाँ पर सूत्र की बात कर ले तो यहाँ पर सर देखिएगा एरिया ऑफ सर्कल, समझ गए ना। एरिया ऑफ सर्कल की बात कर ले तो पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ सर्कल। फिर यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त का परिधि, तो ये आपका सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, समझ गए ना। वहीं पर आर का मतलब रेडियस, पाई का मान होता है 22/7 या दशमलव में 3.4 बोलते हैं, 3.14, समझ गए ना। जी हाँ। अब हम यहाँ पर जो है घन की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है घन की बात करेंगे, क्यूब बोलते हैं इसको। तो ऐसा घनाभ जिसके लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, अर्थात प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग के घन के कहलाता है। जैसे ये क्यूब होता है ना, जाकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है क्या हो, बराबर हो। एक घन में जो है 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 जो है आपके कोण होते हैं। ये देख सकते हैं 8 कोण, 1 कोण, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण हो गया। और 6 फलक यानी कि 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। और ये 12 जो है किनारे हो गए और आपके 8 कोण हो गए और 12 किनारे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, समझ गए ना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं घन के आयतन निकालने के लिए a क्यूब और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए 6a स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, और घन का विकर्ण निकालने के लिए a√3, समझ गए, a√3। अब हम जो है घनाभ की बात करेंगे यानी कि क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो ये देखिएगा क्यूबॉइड की बात कर लें, जो कि एक आपका ये माचिस की तीली की तरह बना होता है क्यूबॉइड, समझ गए ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये बोला गया है कि 6 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होते हैं और सम्मुख आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, उसी को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे बुक हो गया, ब्रिक्स हो गए, बुक मटेरियल, मार्कशीट आदि, ये सब आपके क्यूबॉइड के अंतर्गत आते हैं, समझ गए मेरे भाई। जी हाँ, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और घनाभ के यहाँ पर हम सूत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका घनाभ है, घनाभ का आयतन निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलते हैं, और यहाँ पर कर्वल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 गुने L प्लस बी प्लस यहाँ पर इंटू एच में बोलते हैं। वहीं पर पृष्ठभुज क्षेत्र और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र निकालने के लिए 2L प्लस बी प्लस एच प्लस एल प्लस एच, समझ गए। और घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये मैंने सब फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब हम जो है बेलन की बात करेंगे यानी सिलेंडर की बात करेंगे। आप लोगों ने सिलेंडर इस तरह का देखा होगा, ये आपका बेलन होता है, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा बेलन एक जो है ऐसी त्रिआयामी जो है ठोस आकृति होती है, जो कि 2 वृत्त एवं एक जो है वक्र आयत से मिलकर बना होता है। यानी कि जो बेलन है आपका 3D फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं और एक जो है 5 वृत्त वाले क्यूबॉइड होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सर्कल है, यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा, देखिएगा ये आपको यहाँ पर सर्कल, ये आप देख सकते हैं क्यूबॉइड, सिलेंडर होते हैं। सूत्र बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठ वक्र निकालने के लिए वर्ग पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बेलन से पूछेगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर शंकु की बात करते हैं। शंकु का मतलब क्या होता है, कोण होता है, समझ गए ना। शंकु देखिएगा, यह एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त है।
इसका निर्माण एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक के परित घुमाने पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, कोण होता है। समझ गए ना। अब इसकी हम बात करते हैं, शंकु की फॉर्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का वक्रवृत्त, तो पाई आर एल और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एल का मतलब यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तृतीय ऊंचाई साइलेंट हाइट इसको बोलते हैं। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए पाई आर गुने आर प्लस एच। अब हम गोला की बात कर लेते हैं। देखिए, जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। गोले का आयतन यानी कि पाई, देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला है आपका, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, यह एक ऐसी ठोस अवस्था खोखली आकृति है जिसका सतह को प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। इसका निर्माण जो है एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाता है। यह आपका जो है स्फीयर होता है। समझ गए ना। जी हाँ, इसके फॉर्मूले देख लीजिएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और वहीं पर है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको पाई आर यहाँ पर स्क्वायर। समझ गए। चलिए, अर्धगोले की बात कर ले, जिसको हम लोग आधा गोला बोलते हैं। अर्धगोला क्या होता है, जिसको हम लोग जो हेमिस्फीयर बोलते हैं। एक संपूर्ण गोले के बीच के काट देने को बाद बनी हुई आकृति को अर्धगोला बोलते हैं। ये देख सकते हैं आधा कटा हुआ गोला, ये आपका हो गया रेडियस। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, और वहीं पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, और वहीं पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा मेरे भाई। ये आपका जो है फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला है आयतन निकालने का, पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग निकालने का, और यहाँ पर संपूर्ण, यहाँ पर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पिरामिड की बात कर ले। ये पिरामिड आपका है, देखिएगा, एक ठोस आकृति जिसका आधार एवं सम आपके जो है समबाहुभुज होते हैं तथा इसके शेष पृष्ठ एक ही शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, पिरामिड कहलाते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 गुने आधार गुण का क्षेत्रफल, और वहीं पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपका पिरामिड होता है। समझ गए। बहुत दिक्कत है बाबू। यहाँ पर आपका जाकर जो है या पेपर का आपका यूनिट 3 जो है कंप्लीट होता है, और हम यूनिट 4 की बात करेंगे। तो इसमें हम जो है आंकड़ों का प्रबंधन और संभावना की बात करेंगे। कि यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो आंकड़ों का प्रबंधन एवं संभावना, यानी कि इसमें आपको जो है आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करना है, आंकड़ों का मैनेजमेंट कैसे करना है, और उसका जो है संभावना क्या है, हो सकता है, उसके बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा के बारे में जानेंगे। डाटा के बारे में जानेंगे। डाटा क्या होता है, देखिए, किसी जानकारी अथवा तथ्य और किसी घटना के विवरण को इकट्ठा करना डाटा कहलाता है। डाटा का मतलब क्या होता है, किसी जानकारी, किसी सूचना या किसी घटना को इकट्ठा करना ही डाटा कहलाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा बाबू, पिछले मैं 1.5 घंटे से लगातार आपके लिए गर्मी में क्लास ले रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं कह नहीं सकता। 40 डिग्री से ज़्यादा जो है टेम्परेचर है, और ये ऑटोमेटिक रूम जो है सबसे हाई फ्लो पर है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी है। ना कूलर ना आपके फैन काम कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिएगा, डाटा जो है गुणात्मक या मात्रात्मक होते हैं। डाटा क्या होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं। उसमें गुण भी होते हैं बहुत सारे डाटा में, और मात्रा भी आपके होते हैं। जी हाँ, समझ गए। जैसे कि एक क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की संख्या किसी एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। समझ गए ना, ये आपका डाटा हो गया। समझ गए ना। डाटा कहने का मतलब क्या है, नहीं होता है कि तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, टेस्ट में कितने बनाए, वनडे में कितने बनाए, वही डाटा होता है। डाटा जो होता है आंकड़ों का संग्रहण होता है। अब आगे देखिएगा, तो आंकड़ों का यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रस्तुत करने के तरीके क्या होते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आंकड़ों को हम जो है लगभग जो है मतलब क्या कर सकते हैं, आंकड़ा डाटा दोनों लगभग एक जैसा ही होता है, जिसको हम लोग जो है चित्रोलेख से और डंडालेख से, आयतन चित्र से, वृत्त आलेख से, ये सभी चीजों से हम लोग कर सकते हैं। आपको हिंदी में नाम अलग लगेगा, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा पिक्टोग्राफ। ये आपका पिक्टोग्राफ इस तरह होता है ना, देखते होंगे पिक्टोग्राफ ग्राफ, बार ग्राफ में ये होता है, बार बना दिया ऐसे, ये आपका बार ग्राफ हो गया। समझ ना। यहाँ पर हिस्टोग्राफ या पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट ये होता है, पाई इस टाइप का पाई चार्ट एक होता है ना, पाई चार्ट बना लिया। फिर यहाँ पर है हिस्टोग्राफ भी ऐसे होता है, आप देखते होंगे।
इस तरह करके होता है, देख लीजिएगा। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट। समझ गए ना? क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ये जो है डाटा को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कर ले, जिसको मतलब क्या होता है, देखिएगा। आंकड़ों के किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आंकड़ों के आसपास रहने के लिए वहां पर है तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति बोलेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकार जो है निम्न होते हैं। जैसे कि केंद्रीय प्रकृति यानी कि आंकड़ों के बीच हम रहते हैं, जैसे हम लोग मीन, मीडियम और अपने मोड बोलते हैं। यानी कि मीन, मीडियम, मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, आप लोग जानते होंगे। और देखिएगा मीन निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि मीन यानी कि क्या होता है, माध्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि देखिएगा अवलोकनों का योग और अवलोकनों की संख्या कितनी है इसके बारे में होता है। जैसे हम यहाँ पर बोल दे कि हम यहाँ पर 1 2 4 5 6 लिख दिए, यहाँ पर इसका योग 1 + 2 + 4 + 5 + हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसको जोड़कर काट देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मीन कहने का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में होता है। जैसे सैंपल में यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी जस्ट बताया और यहाँ भी। जी हाँ, 1 मिनट। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात कर ले। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में जो है रन बनाया, जैसे कि 36 रन, 35, 50 और यहाँ पर 46, 60 और 55। एक पारी में उसने द्वारा बनाया गया रनों की माध्य निकाली, तो कुल रनों का योग 36, 35, 50, 46, 60, 55 और यहाँ पर 282 और यहाँ पर माध्य निकालना था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब सम किया तो 282 आया और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 6 था, तो 6 से काटे हमारा 47 आया। समझ गए ना? जी हाँ, जी बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। आइए ऊपर देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो है माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका कहने का मतलब होता है मीडियम, यानी कि बीच वाला होता है। देखिएगा, किसी श्रृंखला की माध्यिका मीडियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाते हैं और उसके बाद जो है उसके बीच में, यानी कि जो संख्या आ गया उसका जो बीच में पद होते हैं ना, वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर n/2 वह पद और n/2 + 1 पद बटा 2, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन इसका तरीका क्या है वो मैं बता दूं। समझ गए ना? विषम ऑड तम निकालने के लिए n + 1/2 वह पद। समझ गए ना? अब देखिएगा इसको हम कैसे बात करेंगे, मीन मीडियम की बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 0 8 10 16, यहाँ पर 16 दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 32 लिख दिया जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा 4 तो हम पहले 0 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 32, एक 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये हमारा 10 नंबर जो हो गया क्या हो गया कि हमारा मीडियम हो गया। समझ गए ना? मीडियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, यानी बीच का पद जिसको हम बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। समझ गए ना? अब देखिएगा मीन, मीडियम, मीडियम यानी कि बीच का हो गया। मीडियम में ये भी होता है, मान लीजिए कि देखिएगा मीन कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग सबको जोड़कर भागा कर देते, कितना नंबर हो गया। मीडियम बोलते क्या है कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और जो बीच वाला पद होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर 2 पद आ गया, मान लीजिए कि देखिएगा 32 + 16 आ गया, यानी कि 3 गो इधरों है, देखिएगा समझिएगा, 1 2 3 अक्षर इधर भी है और 3 अक्षर इधर भी है और 2 गो पद आ गया, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? वहीं पर हम बात कर ले, अब बहुलक की बात कर ले। बहुलक वह पद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, यानी कोई संख्या में जो है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, वही हमारा बहुलक होता है। जैसे 1 1 2 4 3 2 1 2 2 2 2, यहाँ पर देखिएगा 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार, 4 बार यहाँ पर 2 का आवृत्ति हुआ है, तो इसका बहुलक जो है 2 हो जाएगा। समझ गए ना? जो संख्या बार बार रिपीट किया जाए, सबसे ज्यादा रिपीट किया जाए। समझ गए? यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं है ना? साथ ही साथ इसी के साथ आपका जो है यह पेपर, जो आपका पेपर S9 का ए था, जिसमें गणित के बारे में जानना था, हमने आपको बेहतर तरीके से सारी चीजों को बता दिया है। और नेवर लूज होप, आशा कभी भी नहीं, मतलब कभी भी अपना मतलब आशा को नहीं भूलें। साथ ही साथ फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं, एग्जाम बेहतर जाए। सारे वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे ये जो है आपके 2 घंटे के अप्रॉक्स वीडियो हुए, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेंगे, कल इससे गेसिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपसे निवेदन है, गला देख सकते हैं मेरी कितनी बैठी हुई है, और आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी चीज मैंने बड़ी बारीकी से बताया, कुछ गलती हो गई हुई तो माफ कीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।